बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज मैं मोहतरम सैयद अलीम हुसैन शाह साहब के पास बैठा हुआ हूँ और अलीम हुसैन शाह साहब जो है डेरा गाज़ी ख़ान के ऐसे समझ लें कि एक मोतबर सियासी शख्सियत हैं। MPA भी रहे हैं माशाअल्लाह। अभी जो मौजूदा इलेक्शन हो रहे हैं NA 185 के, इस हवाले से मैंने शाह साहब से गपशप करनी थी। तो एक अजीब सा मतलब वो बना हुआ है, मैं तो कहूँगा तमाशा सा बना हुआ है कि एक पार्टी कहती है कि हमें टिकट मिल गई है, दूसरी कहती है हमें टिकट मिल गई है। तो असल हकीकत क्या है और शाह साहब का फ्यूचर में क्या इरादा है, तो इस हवाले से मैंने शाह साहब से टाइम लिया था। तो शाह साहब, ये जो मौजूदा इलेक्शन है इनके बारे में सर क्या कहेंगे आप? तो अजीज़ लाहौरी साहब, आप माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती दे। आप हमारे उस्ताद भी हैं और मोहतरम भी हैं। इलेक्शन तो सारे गौरी साहब इस वक्त पाकिस्तान में चूचू का मुरब्बा हैं, आवाम के एतमाद पर पूरा नहीं उतरते रहे। इसी तरह यहाँ ज़रताज गुल साहिबा को एक केस में सज़ा दे दी गई। अब उस केस की हकीकत या तो अदालतें जानती हैं जी, या खुद जानती हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हम समझते हैं कि पॉलिटिशियंस को भी बहुत सारे मामलात के अंदर एहतियात करनी चाहिए, और इस सिलसिले में हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बहरहाल बाई इलेक्शन हो रहे हैं, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ही इस पे आगे अपनी राय दे सकती है। उसमें हम भी उम्मीदवार हैं। मैं इस हल्के से जो PPNA 185 है गौरी साहब, सन 2002 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये सन 2002 में मेरा हल्का था, फिर 2008 में मैंने लड़ा, 2002 में मैं विनर रहा, 2008 में मैं रनर। अब मैं आपको क्या बताऊँगा कैसे हारों, खैर छोड़ें। 2008 में रनर अप रहा मैं, 2013 में फिर मैं जीता इसको, 2018 में फिर वही एक सिस्टम जो 2024 में हुआ, 2016-18 में वही हुआ, 2024 में आके इसको NA बना दिया गया। मैं इस सीट पर 4 इलेक्शन लड़ा हूं, जिसमें से 2 जीता हूं, 2 हारा हूं, समझे। दोनों में मैं रनर अप रहा हूं। एक दफा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से हो गया था, और दूसरी बार 2018 में आपको पता है वो क्या हालात थे PTI इमरान खान साहब के। और यहाँ मैं अपना एक अच्छा खासा, इसमें 70% एरिया वही है जो PP 224 सन 2002 में था, और इसमें बाकी कोट छुटा तहसील कौंसिल आ जाती है, म्यूनसिपल कमेटी, और उसके बाद जो है बड़ी नहर हमारी इसको कहते हैं, इसके पलिया खोसे वाला एक रोड है एटॉमिक तक का, ये एरिया आ जाता है इसमें भी थोड़ा सा। फिर उसके बाद ये शोरिया तक चला जाता है, यहाँ से कोट छूटा पाएगा 1, 2, 3 अली वाला, इधर से मेरे हल्के की आखिरी कोट है बदला। अगर स्टेक होल्डर देखा जाए तो इस वक्त इस हल्के में सबसे ज़्यादा इलेक्शन लड़ने वाला मैं। अब महमूद कादिर लगारी पिछली दफ़ा इलेक्शन लड़े आज़ाद, और बने हुए थे कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून के। हनीफ इताफी भी PTI को छोड़कर बन गए कैंडिडेट आज़ाद, और अपने आप को कहते थे मुस्लिम लीग नून की हिमायत याफ्ता। मैं मुस्लिम लीग नून का वाहिद इस हल्के में टिकट होल्डर था। इन सब ने मिलकर मेरी शदीद किस्म की मुखालफत की। मेरी आज तक समझ में नहीं आया, जब मेरी मुखालफत ही करनी थी तो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी साहब मेरी टिकट की मुखालफत करते, मुझे टिकट ना देते, ना लेने देते ना देते। और पार्टी भी मुझे चाहिए था कि मुझे जब वो NA पर आज़ाद कैंडिडेट दे रही है और PP पे कर रही है, तो मुझे टिकट क्यों दिया? मेरी समझ से बाहर है। मैंने फिर भी उस टिकट की लाज रखी और वो टिकट पे इलेक्शन अकेला लड़ा। आप देख सकते हैं कि सारे मुखालिफ थे। जो आज मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम साहब सेनेटर बने हैं, मेरे खिलाफ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले ये थे। हाफिज अब्दुल करीम साहब, हनीफ इताफी साहब, अब्दुल कादिर साहब, महमूद कादिर साहब, शाहिद हमीद चांडिया, उसामा, शेख नकीब, ये सारे जो थे जो मेरी हिमायत से चेयरमैन बने थे, ये सब उस वक्त जो है हाफिज साहब के साथ बैठकर इन्होंने महमूद कादिर की और हनीफ इताफी की मुश्तरका हिमायत का ऐलान किया और मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर की मुखालफत की। तो हमने फिर भी अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी फाइट लड़ी, और फिर अपोजिशन हमने भुगताई। फिर 1.25 साल से हम सेमी अपोजिशन में हैं। हम कोई इक़्तिदार में हिस्सेदार नहीं हैं, और लोगों की फिर भी मेहरबानी है, अल्लाह का शुक्र है, हमारी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, हमें वोट देते हैं। हमें आज तक और साहब वोटों से नहीं कोई हरा सकता। हम आज भी चैलेंज कर रहे हैं, ओपन छोड़ दें,
किसी का साथ मत दें, कोई लोगों पे बदएतमादी मत करें कि कोई फॉर्म 45 का नारा लगाए, कोई फॉर्म 47 का नारा लगाए। इदारों को चाहिए, हुकूमत को चाहिए अपनी क्रेडिबिलिटी को कायम रखें। जो होना था सो हो गया, अब आगे फ्यूचर में चलें, मुस्तकबिल की तरफ चलें, ईमानदारी से चलें, जिसको जो वोट दे उसको मुंतखब होने दें जो लोगों के मसाइल हल कर सके, ताकि एक अच्छी एक्सरसाइज, हेल्थी एक्सरसाइज की तरफ हम रवां दवा हों। मेरी रिक्वेस्ट, अगर दोबारा वही एक्सरसाइज की जाती है जिस पर लोगों का अदम एतमाद है, तो गौरी साहब ये पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बड़ी हार्ड लक होगी। लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाएगा, लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, लोग वोट की पर्ची को अपने लिए फिजूल समझेंगे। और जब कौमें ऐसा करती हैं तो फिर वो कौमें ब्रेक हो जाती हैं, वो माशरा ब्रेक हो जाता है। हमारी तो इतनी सी अपील है, अगर हमारी बात को कोई अहमियत देता है तो ये नहीं देगा, तो हमने तो पाकिस्तान की बका की बात करनी है, हमने तो पाकिस्तान के इदारों की बका की बात करनी है, हमने तो अपने इलाके की तरक्की की बात करनी है। तरक्की की बात, ये सारे इकट्ठे हो जाएं, सब 1-2 वाले इकट्ठे हो जाएं 2002 से लेकर अब तक, कोई ना कोई एक दो दफा जैसे मर्जी एमपी मैंने बना, मेरे मंसूबों का मुकाबला कर लें। अच्छा, मेरी मेहनत का मुकाबला। आपका जो ख्याबर सरवर का गर्ल्स स्कूल है वो भी मैंने बनाया। अच्छा, आपके ख्याबर सरवर की जो गैस है वो भी मैं लेकर आया, रोड्स मैं लेकर आया। इस शहर के अंदर दोनों गर्ल्स कॉलेज मैंने बनवाए, इस शहर के अंदर यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की बुनियाद मैंने रखी, इस शहर के अंदर अस्पताल 1969 से 125 बेड का था, उसको 500 बेड पे मैं लेकर गया। ऑन रिकॉर्ड है, जिसको शक है आए मनाजरा कर ले, चौक में बैठ के मैं कागजात देता हूँ, मेरे नाम से लिखा हुआ। मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जिसको ये डिक्टेटर कहते हैं नवाज वो मुशर्रफ साहब को, ये उसकी मेहरबानी थी। जब उन्होंने 2007 में 8वें डीजी खान का दौरा किया, जलसा किया, तो मैंने उनसे मुतालबा किया, उन्होंने वो पूरा किया। उस वक्त नासिर खोसा साहब कैबिनेट के जॉइंट सेक्रेटरी होते थे, उनका लेटर मेरे पास, भाई नहीं मेरे नाम मौजूद है। 200 एकड़ ज़मीन हमने एयरपोर्ट के सामने ट्रांसफ़र कराई। ठीक है जी, ये चिड़ियाघर, ये पार्क, ये स्टेडियम, ये जनाब जिम्नेशियम, ये गर्ल्स कॉलेज, ये सारा अल्लाह का शुक्र है कि हम लेकर आए थे। वाटर सप्लाई, हाँ लाते थे मंसूबा, उसकी मंजूरी कराते थे, अगला इलेक्शन हार जाते थे, फिर दूसरी गवर्नमेंट आके उसको शुरू, कोई नहीं, बुनियाद हमने डाली है, अप्रूवल हमने ली है। इसी तरह ये जो पिछले दिन लड़ाई हो रही थी इनकी, वासा वासा वासा, इनसे ये तो पूछ लें कि वासा आई कहाँ से है, वासा लाया कौन है, वासा की अप्रूवल कहाँ से आई, इनको तो ये भी नहीं पता होगा। आज मैं आपको, मेहरबानी आप आ गए 2016 में 17 में मैंने सीएम से मिला और कहा कि डीजी खान डेवलपमेंट अथॉरिटी डिवीजन की है, इसको रीस्ट्रक्चर करके दे हमें आप। उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में मैं, अवैस लगारी और हाफिज अब्दुल करीम MNA, ये तीनों हम लोग थे। इनमें से एक मीटिंग में मेरे साथ उसामा अब्दुल करीम, उसके बाद नहीं गए किसी मीटिंग में, हाजिरी शीट भी मेरे पास मौजूद है। वो चलती रही, मैं लड़ता रहा उनसे। आखिरकार मैंने वो डीजी खान डिवीजन से ख़त्म कराकर वो डीजी खान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कराई और पंजाब असम्बली में उसका बिल पेश कराया और वो बिल पास करवाया। ठीक है जी, जो वासा है इज द पार्ट ऑफ डीजी खान डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये 2018 की मंजूर है। ठीक है, उसके बाद आगे उस्मान बुज़दार, इन्होंने उसको हाथ नहीं लगाया, ना जरताज गुल ने, ना हनी पिताफी ने। ये पड़ी रही। अब जब वर्ल्ड बैंक का फंड्स आया और वर्ल्ड बैंक ने 2008 से डीजी खान की स्टडी शुरू की, जिसमें हमने एशियन बैंक से गुरबत मौ प्रोग्राम के अंदर उस वक्त 72 करोड़ रुपए में लेकर आया था। ठीक है सर, तो वो उसके बाद वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम शुरू हुआ 2013 के अंदर, जिसमें 2013 में हमने वर्ल्ड बैंक ने जो गरीब इलाके थे जहाँ सीवर के थे उसकी स्टडी शुरू की। वो स्टडी होते 2013 से 18 गुजर गया, 18 से 22 गुजर गया, वो बीच में हमजा शबाज शरीफ साहब का विजिट टूर आ गया, उसमें हम पीछे लगे रहे, लगते वो आके बिचौर हुई। अब उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी वासा है। वासा ना होती तो ये 16 अरब आपका प्रूफ ना होता। अब ये वासा है, वो 16 अरब वही है। वो वर्ल्ड बैंक का है, वो यहाँ का नहीं है, वो वर्ल्ड बैंक की ग्रांट है। जैसे डीजी खान टू कशमोर रोड, दूसरा रोड, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का गिफ्ट है जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के दौर में मिला था। ठीक है, अब उसको, उस गिफ्ट को उन्होंने दोबारा पैसे दे दिए। तो ये इनमें से ये बताएं इन्होंने क्या किया है। अस्पताल हमने बना के खड़ा कर दिया, 500 बेड का अस्पताल ना बना तो मेडिकल कॉलेज नहीं बनता था। उसकी बेसिक नेसेसिटीज टीचिंग अस्पताल है,
ٹھیک ہے سر, اس کے علاوہ میڈیکل کالج بن نہیں سکتا. میں سینڈیکیٹ کا پہلا ممبر تھا پنجاب انگلش کا, میں نے ان کو الگ کیا. کہنے کا مقصد ہے یہ اپنے منصوبے گنوا دیں, کارکردگی گنوا دیں, نتھنگ. یہ اسٹیٹس انجوائے کرنے آئے ہیں. حنیف پتافی صاحب بھی اور شفیق پتافی صاحب بھی اسٹیٹس انجوائے کرنے آئے ہیں. ان کو پی ٹی آئی کا ووٹ مل گیا. اس دفعہ سب کو پتا ہے کہ ان کے نصیب میں لوگوں نے کتنا ووٹ دیا ہے, ان کو کتنا لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور کتنا عوام میں یہ مقبول ہے. ان کو بھی پتا ہے, عوام کو بھی پتا ہے, رزلٹ بھی پتا ہے. بہرحال ہم لوگوں سے مایوس نہیں ہیں, نہ ہم اللہ کی ذات سے مایوس ہیں. ہم اس آنے والے الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہم نے پارٹی کو اپلائی بھی کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر اچھا کینڈیڈیٹ دیں, تو وہ اگر پارٹی ہماری بات کو محسوس کرے گی, ہمیں بلائے گی, تو ہم پارٹی کی بات سنیں گے اور ان سے کوئی کریں گے. اگر وہ ہمیں بلائے بغیر ہی فیصلہ سنا دے گی تو پھر ہم بھی آزاد ہوں گے فیصلہ کرنے میں. آپ کو کوئی بلائے بغیر فیصلہ سنا دے تو پھر آپ ہے نا, جب آپ کو پارٹی بلائے, کوئی بلائے گا تو آپ اس پنچایت ہوگی, پھر اس فیصلے کے پابند ہوں گے نا. تو وہ, اور الحمدللہ ہمارا ووٹ بینک سارے جو رپورٹس گئی ہیں اس میں بھی بہترین ہے. ہمیں کچھ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے چیزوں کا. تو یہ جو سارے لڑ رہے ہیں یہ سب گیو اینڈ ٹیک کے چکر میں ہیں. میں بھی صبح اپنے بینر لگا دوں, لیکن علیم شاہ جب فیصلہ کرے گا, اس کے دوست جب فیصلہ کریں گے لڑنا ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا. ہم نے کسی کو بلیک میل نہیں کرنا. ہم تو عوام کے خادم ہیں, عوام کے ملازم ہیں, عوام کی خدمت کرتے ہیں, لوگوں کے لیے 24 آور حاضر ہیں. اسی لیے یہ شاید ہم سے سب سے خائف رہتے ہیں. آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی, پی ڈی ایم کا ابھی ہے کچھ سسٹم, لیکن مجھے نہیں لگتا ڈیرہ غازی خان میں امپلیمنٹ ہو, کیونکہ وہ شاید مظفر گڑھ کی سیٹ دے دیں گے اور ڈی جی خان کی سکیور کر دیں گے. ایسا ہوگا پی ڈی ایم کا سب. تو الیکشن کوئی آسان نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. رشید صاحب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. پچھلے الیکشن میں آپ کو آفر کی گئی تھی سیٹ کی, تو اس وقت مطلب دیکھیں نا آپ سارے انجوائے کر رہے ہیں اسٹیٹس, تو اس وقت سر آپ اگر ایکسیپٹ کر لیتے آفر ان کی تو آج آپ ایم پی ہوتے سر. تو اور یہ صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, ٹیپو سلطان کو بھی انگریزوں نے آفر کی تھی نا میسور کی. امام حسین علیہ السلام کو بھی تو یزید کے لوگوں نے آفر کی تھی کہ ہم آپ کو سیٹ کر دیں گے. اسی طرح دنیا میں بہت سے کردار ہیں جو انفیئر مین طریقے سے ایڈجسٹ ہوتے آئے ہیں, لیکن ان کے کرداروں کو تاریخ میں یاد نہیں کیا جاتا. جنہوں نے جرت کے ساتھ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے کرداروں کو یاد رکھا جاتا. تو میں نے تو کبھی اس ایم پی اے شپ کو انجوائمنٹ ہی نہیں کیا, میں نے تو خدمت کی ہے. میرا تو ہر ٹائم لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور میں منصوبے لاتا ہوں. میں نے اگر انجوائمنٹ کرنا ہوتا تو میں ضرور اس وقت ہاں کر دیتا. میں تو ابھی بھی انجوائمنٹ نہیں کرنا چاہتا, میں تو ابھی بھی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنے شہر کو 30 سال محنت کر کے آج اس کو اینٹی فیوڈل کر دیا. یہ حنیف پتافی صاحب کے بھائی رفیق پتافی صاحب 2008 میں ووٹ مانگنے گیا, کہنے کا گودا گال سو معافی دے دے اسا کھو سے کہنا ڈرتے اللہ کی قسم. میں کہ خدا کرے نا کو ہرائی بیٹھا کچھ نہیں تھی نا سارے رکھ بیٹھا نا سب مہربانی کر سا مجبور ہے اسا نہیں پھیرتے بیٹھے ہیں اسا نہیں ساتھ دے سکتا. یہی حنیف پتافی صاحب میرے پاس اپنے لیے میونسپل کارپوریشن کی اسپیشل سیٹ لینے آئے تھے کچھ پیسوں کے عوض. ان کے دوست بھی آئے تھے, میں نے اس وقت بھی ریفیوز کیا کہ یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں. تو ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے جی, نہ کسی کو دینے کے لیے. ہاں الیکشن لڑتے ہیں اس کا خرچ کرتے ہیں, کچھ دوست خرچ کرتے ہیں, کوئی مل کے خرچ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس تو کسی کی جیب بھرنے کا, ہم اگر کسی کی جیب بھریں گے تو ہم پھر وہ پیسے پبلک کی جیب سے نکالیں گے, ہم پھر بے ایمانی کریں گے, ہم پھر لوگوں کے حقوق کھائیں گے, ہم پھر پانی کی بوتلوں کے اندر جو ہے نا جی ملاوٹ کر کے بیچیں گے. ہم سے یہ کام نہیں, کیونکہ ہم نے قبر کو جواب دینا ہے, رب کائنات کو جواب دینا ہے. پہلے گناہ گار ہیں مولوی صاحب, اس سے ڈرتے ہیں, اس بات سے بہت خوف آتا ہے. اس لیے اللہ کا شکر ہے مطمئن ہے, کلے پھرتے ہیں, کوئی گن مین نہیں, کوئی پروٹوکول نہ پیشے میں رکھتے ہیں, نہ آپ کو ہم اب ملنگ ہیں, آئے ہیں اچھا کام کریں گے چلے جائیں گے, پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ بلا لے قبروں میں دفن کر دیں, یہ اس کا معاملہ ہے. تو اس لیے ہم تو بھائی پیسے پوسے دیتے کوئی نہیں, نہ ہم ووٹ خریدتے ہیں, نہ ہم لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں. ہاں لوگوں کے ضمیروں کو زندہ رکھتے ہیں,
लोगों के ज़मीर जिंदा रखते हैं, उन्हें कहते हैं मुकाबला करो, हिम्मत करो, अल्लाह पर यकीन रख के, भरोसा रख के काम करो। हम रब पे भरोसा रख के काम करते हैं और अल्लाह का शुक्र है मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। आपको मेरे साथ हाई क्लास नजर नहीं आएगी, सही है, बिल्कुल सही। मेरे साथ सारी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास होती है, हाई क्लास वो मेरे साथ बैठती नहीं, क्योंकि मैं उनके मिजाज का नहीं हूं ना। वो तो 2 जमा 2 को 8 करते हैं, हम कहते हैं 2 जमा 2 3 करो, लोगों को फायदा दो, डीजी खान शहर को फायदा दो। सन 2002 से पहले गौरी साहब कोई डीजी खान में था जी वाला थोड़े कॉलेज पढ़ते आसे टाट आप घिन के आउंदे आसे, कुर्सी आप घिन के आउंदे आसे, ठीक है ना सर। तो ये आपका कॉमर्स कॉलेज को थोड़ा मैंने की है, उसको कहाँ एमए की क्लास लिया उसको, ठीक है, कहाँ तक उसको लेकर गए थे इसको, ठीक है। ये नहीं है, हम अभी भी करेंगे, आगे भी करेंगे। कोई नहीं है, अगर एक वक्त आएगा जहां पर पैसे का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा और जेन्युइन लोग असेंबलियों में आएंगे, हम उस वक्त का इंतजार करेंगे। अगर जिंदा रहे तो हम पैसे दे के सीटें नहीं खरीदते, हम किसी के पैर पकड़ के सीटें नहीं खरीदते, हम किसी की धूल नहीं जाते। हमारा सर भी झुकेगा, गर्दन भी अगर कटेगी तो अल्लाह की राह में कटेगी, अल्लाह के लिए कटेगी। बाकी अल्लाह के अलावा किसी की राह में अपना गर्दन काटते हैं, ये हमारा ईमान है। आशा से बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके अपने मकसद अल्लाह में। पाकिस्तान को कामयाब करे, जी जी, हमारी आने वाली नस्लों को कामयाब करे, हमें बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए, सच के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए। मैं तो इसमें कहूँगा कि हम सबको जंग करनी चाहिए नाइंसाफियों के खिलाफ। हमारा कोर्ट का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, यहाँ पर बिला तफरीक लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, यहाँ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कल जो जस्टिस थे, क्या नाम है उनका, परसों का आप चल देखो होगा आपने, वो जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। कल उनको कोई प्रोग्राम चल रहा था जिसमें उन्होंने तकरीर की थी, बिल्कुल सही बात की है। जजिस को आज़ाद होना पड़ेगा, जजिस को बेरहम इंसाफ के मुताबिक फैसले करने पड़ेंगे, अदल करना पड़ेगा। इस मुल्क में अदल नहीं है, आपको हमें अदल की जंग लड़नी पड़ेगी, ठीक है। हम तो मज़ामती ग्रुप हैं, हम नहीं डरते अल्लाह के अलावा। हम कहते हैं इंसाफ ठीक करो, अलीम शाह के साथ वो इंसाफ है, दूसरे के साथ भी वो इंसाफ करो। जब इंसाफ हो जाएगा तो ये जन्नत बन जाएगी। आज आप गोरों की तारीफ करते हैं, आज खिलाफत उस्मानिया की तारीफ करते हैं, साहबा कराम के दौर की तारीफ करते हैं, वो क्यों है? अदल था, इंसाफ था। आज इस मुल्क में अदल नहीं है, इंसाफ नहीं है। अदल और इंसाफ काम है जज का। उठे जज, तकड़े हों, वो मर जाना है, क्या खाओगे, क्या खाएंगे, गोश्त बचेगा बस, और तो कुछ नहीं खा सकते। 5,000 का नोट थोड़ी खाएंगे गोरी साहब, डॉलर का नोट थोड़ी खाएंगे हम। खाना बकरे का गोश्त है, चाहे मिट्टी की प्लेट में खा लें, चाहे सोने की प्लेट में खा लें, इसके अलावा कोई खुराक है दुनिया की तो बता दें। कभी कभी हिरन खा लिया, इन्हें कहना बड़ी कुछ है खावड़ दी तो दसो बकरा है, सिज्जी बना के खाओ, शोरवे नाल बना के खाओ, कोई है तो दसो, वो जेड़ा रंग दे दो खावना ही बकरा है, बड़े का गोश्त है या देसी कुकड़ है, इधर भी कशा है दसो। नोट ना रोटी को खोदे, ये मैं 5,000 की रोटी से लुकमा खा रहा हूँ, रोजाना मैं 25,000 के लुकमे खाता हूँ, कोई है नहीं है। समझदारी का सबूत दें, आपको सब्र से करें। अल्लाह ताला ने सब्र में बड़ा मज़ा रखा हुआ है, इसलिए हमारी आपने आज मेहरबानी की आ गए, हमने आपसे अपने दिल की गुफ्तगू कर ली, आपका शुक्रिया। अब पतरी आप ये चलाते हैं नहीं चलाते वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमने अपने दिल की बात आपसे आज कर, आपकी इजाज़त से मैं चला दूंगा सर। मुझे तो पूरी मैल है, मैं अगर ना होता मैं आपसे ऐसी गुफ्तगू ही ना करता। मेहरबानी शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.